चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। आ जाओ भाई। चलो तो बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो हमने आपका जो टॉपिक है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, एक बार मैं लास्ट क्लास को जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। सुरेश भाई लास्ट क्लास में मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसमें 4 यूनिट थी। आउट ऑफ दीज 4 हमने 3 यूनिट पे अभी का ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, थर्ड खत्म हो जाएगी, फिर अगली हमारी लास्ट बचेगी अनपेड सेलर वाली। अभी सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 1 करी थी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें मैंने बेसिक बताया था। सेकंड था कंडीशन एंड वारंटी, और उसी में कॉन्सेप्ट था डॉक्यूमेंट ऑफ कैविएट टेंडर, वो भी मैंने बताया था। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने करा था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी ऑफ पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में मैंने बताया था कि जनरली ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर, डिपेंड करता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पे। लेकिन अगर आप पार्टीज के इंटेंशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिए थे 4। पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेकंड था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स, तीसरा था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, उसी के साथ सेल और रिटर्न के साथ साथ कैश ओनली और रिटर्न भी बढ़ाया था, और चौथा था जहां पे सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करता है कि वो एक कंडीशन पुट कर देता है कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी मैं जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मानूंगा। और 2 डीम्ड कंडीशन थी, वो भी आपको बताई थी। अब ये चारों केसेस को डन करने के बाद एक हमने लास्ट क्लास एक और कॉन्सेप्ट करा था विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, वो था नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब सेल बाय नॉन ओनर। और ये एक लैटिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा, और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि भाई नो वन कैन गिव हु हिमसेल्फ डज नॉट हैव। ठीक है, आपके पास जो खुद नहीं है आप वो किसी और को क्या दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट जनरली सुरेश क्या कहता है कि अगर सेलर जो है वो ट्रू ओनर है गुड्स का तो बायर ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स बनेगा। अगर सेलर का टाइटल गुड है तभी बायर का टाइटल गुड जाएगा। इसका मतलब मनप्रीत अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव निकला तो बायर को भी डिफेक्टिव टाइटल ही मिलेगा, उसे गुड टाइटल नहीं मिल सकता। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल है, और इन एक्सेप्शंस वाले केसेस में अगर सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो एक नॉन ओनर भी कन्वे कर सकता है गुड टाइटल टू द बायर। पहला पॉइंट था मर्केंटाइल एजेंट के केस में कुछ कंडीशन थी, आपको याद है पोजेशन होना चाहिए विद कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, उसके पास जो बायर है वो गुड फेथ में, नो नोटिस ऑफ नो अथॉरिटी टू सेल है। सेकंड था सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स इवन आफ्टर सेल, या फिर सेल बाय स्टॉपल, सेल बाय अनपेड सेलर, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है बेटा सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, जिसमें लिक्विडेटर की बात करता है, फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करता है, और पॉनी अंडर प्लेज की बात करता है। तो आई होप सेल बाय बायर करके होगा एक, हाँ वो लिख लियो बुक में, अगर लिख दे रखा है ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 मोर देन इनफ है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। आज के लिए आप हेडिंग डालेंगे बेटा डिलीवरी, ऑल्दो बीच में एक टॉपिक और आता है रिस्क प्राइमा फेशिया पासेस विद प्रॉपर्टी, और मनप्रीत भाई वो सिंपल सी एक बात बोलता है, जो कॉन्सेप्ट अभी हम छोड़ रहे हैं वो डिलीवरी की बात करा दूंगा आपको। पता है बेटा जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, आपको याद है एक जनरल रूल पढ़ा था कि रिस्क किसके साथ चलता है? ओनरशिप के साथ। तो रिस्क उसका होगा जिसकी ओनरशिप होगी। तो जब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तब तक रिस्क किसका है? सेलर का। और जैसे ही ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क किसका? बायर का। यही बोलता है सेक्शन 26 रिस्क प्राइमा फेशिया पासेस विद प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जनरल रूल है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए बेटा आप जो है इंपॉर्टेंट चीज पे आइए, हेडिंग डालेंगे। अब मैं थर्ड यूनिट के सेकंड पार्ट पे जा रहा हूं आपके साथ। सेकंड पार्ट के लिए आप हेडिंग डालो बेटा, दैट इज व्हाट डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेकंड पार्ट के लिए बेटा हेडिंग डालेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेकंड पार्ट के लिए हेडिंग डालेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स। और बहुत ध्यान से समझना, पहले बताओ क्या मुझे डिलीवरी का मीनिंग और डिलीवरी के टाइप्स बताने हैं? क्यों नहीं बताने? क्योंकि हमने पहले बता दिए थे चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन में, बायर बताया था, सेलर बताया था, गुड्स बताया था, गुड्स के टाइप, और डिलीवरी बताई थी। क्या होती है डिलीवरी? होती है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन ट्रांसफर होता है डिलीवरी में। कितने टाइप की थी याद है आपको? 3 टाइप की थी। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, जहां पे सेलर फिजिकली हैंड ओवर करता है गुड्स टू दी बायर। ठीक है, सेकंड होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, कि मैंने गाड़ी ना देते गाड़ी की कीज दे दी आपको। और थर्ड होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कैसे? जैसे मैं सेलर हूं, ये बायर है, अब मैं सेलर हूं, मैंने अपने गुड्स जो है इसके वेयर हाउस में रखे हुए,
मनप्रीत जो है वेयर हाउस का कीपर है, ठीक है। अब मनप्रीत ने गुड्स होल्ड करे थे मेरे बिहाफ पे, सेलर के बिहाफ पे। मैं आया और मैंने भाई मनप्रीत को बोल दिया कि भाई एक्नॉलेज कर दे बायर को कि अब तू मेरे गुड्स पे, मेरे बिहाफ पे गुड्स होल्ड नहीं करता, थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करेगी बायर को कि वो उसके बिहाफ पे गुड्स होल्ड करती है। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर देगी तो मेरे बिहाफ पे गुड्स ना रखते हुए उसके बिहाफ पे गुड्स रख रहा है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ आ रही बात? तो 3 टाइप ऑफ डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी का मीनिंग और टाइप तो अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने पहले कर लिया। अब हमें जो मेन पॉइंट करना है ना, वो होता है डिलीवरी के इफेक्ट्स, मतलब जब डिलीवरी होगी तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स। तो आप हेडिंग डालो बेटा डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें गिनती के 10-15 पॉइंट पढ़ने हैं, छोटे छोटे पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी। और इससे ना पेपर में केस स्टडी आती है। कैसे क्वेश्चन आता है बेटा? केस स्टडी, डायरेक्ट नहीं आएगा कि सारे पॉइंट बताओ, केस स्टडी आती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पॉइंट है एकदम, कोई ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं एक दूसरे का, आराम से आप लिखते रहो। पहला पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट बोलता है, देखो भाई, पहला पॉइंट कहता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर, इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर एंड पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर। सुरेश भाई ध्यान से देखना, कह रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर, दूसरी चीज होती है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर। और ये दोनों के लिए पता क्या बोला है, ऐसे ही नोट कर लेना भाई, ये दोनों जो है ये कंकरेंट कंडीशंस होती है। क्या होती है बेटा? कंकरेंट कंडीशन होती है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। सुरेश मतलब बेटा, मतलब सेलर जो है वो गुड्स की डिलीवरी करेगा, बायर जो है वो प्राइस की पेमेंट करेगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अनलेस अदरवाइज अग्रीड है तो जनरली ये दोनों ना कंकरेंट होते हैं। कैसे होते हैं सुरेश? कंकरेंट मतलब मैं गुड्स डिलीवर करूंगा और उसी टाइम तू पेमेंट करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो फिर तो वो फॉलो होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिलीवरी और पेमेंट दोनों कैसे होते हैं? कंकरेंट, साथ साथ होंगे, साइमल्टेनियसली। समझ आया? अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया सुरेश, मैंने पहले बोल दिया भाई देख डिलीवरी तू आज कर दे, पेमेंट 1 महीने बाद दूंगा, तो फिर वो फॉलो होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो दोनों कैसे होंगे? कंकरेंट होंगे। ये पहला पॉइंट है। बस ऐसे ही हमें शॉर्ट में पॉइंट लिखने, 14 पॉइंट है, 14 या 15 जितने भी होंगे देख लेंगे। और बहुत ही सुपर सिंपल है। और केस स्टडी कहां कहां से बन सकती है मैं आपको सारा पॉइंट बताता चलूंगा, ठीक है बेटा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 जो है वो डाल दो। पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। ठीक है मनप्रीत, इसी से ना मिलता जुलता एक और पॉइंट आता है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स, वो लास्ट के कहीं पॉइंट में आएगा, तो वहां पे भी मैं आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा, मैं डिफरेंस बता दूंगा। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है बेटा, समझो यार। यहां पे ना ये सेलर है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये है सुरेश भाई हमारा बायर, ये सेलर है, ये बायर है। अब सेलर ने क्या करा, सेलर ने, ये वेयर हाउस है, अब सेलर ने अपने गुड्स जो है वो वेयर हाउस में रखवाए थे, ये सेलर के गुड्स है। और यहां पे था वेयर हाउस का कीपर, ये है बेटा वेयर हाउस कीपर, ठीक है। अब मान लो यहां पे 4 गुड्स है, 4 यूनिट्स है, चारों यूनिट सेलर ने वेयर हाउस वाले को दे रखे थे कि भाई ये गुड्स है मेरे, अपने पास रख के रखियो।
अब इसने जैसे ही गुड्स को सेल करा, किसने, जैसे ही मनप्रीत सेलर ने बायर को गुड्स को सेल करा, तो इसने क्या करा, इसने डिलीवरी के लिए बोला कि भाई वो वेयरहाउस है ना, वहां पे वेयरहाउस कीपर है, मैंने उसको कॉल करके बोल दिया है और मैंने बता दिया कि ये जो वेयरहाउस का कीपर है ये अब गुड्स मेरे बिहाफ पे नहीं, किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, बायर के बिहाफ पे। मतलब यहां पे कौन सी डिलीवरी हुई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करता है टू द बायर दैट ही होल्ड गुड्स ऑन हिज बिहाफ, यह है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अब सुनो बेटा, मुझे एक बात बताना, अगर बायर, क्या बायर को डिलीवरी हो चुकी है चारों यूनिट्स की, यस, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हो गई ना। अगर बायर भाई साहब 4 की जगह ये 2 गुड लेकर चले गए, 2 गुड लेके चले गए और 2 गुड वेयरहाउस में ही छोड़ दिए, तो हम डिलीवरी क्या मानेंगे कि सेलर ने पार्ट डिलीवरी करी है, होल डिलीवरी करी है, होल डिलीवरी। बेटा सेलर ने तो होल डिलीवरी कर दी ना, अब भले ही आप लेके पार्ट गए हो, तो याद रखना अगर सेलर ने एक बार डिलीवरी कर दी और आपने पार्ट में गुड्स को निकाला, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पार्ट डिलीवरी को लेने से कंसिडर करेंगे होल डिलीवरी को लेना। पहली बात, मतलब अगर अब वेयरहाउस में 2 गुड्स उसने निकाल लिए और 2 गुड्स को कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, बायर, क्योंकि सेलर ने तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में डिलीवरी कर दी ना, अब तू क्यों पार्ट डिलीवरी ले रहा है। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज इसी का ना एक और पर्सपेक्टिव आता है इंस्टॉलमेंट में, अब मैं उसको भी यहां समझाता हूं क्योंकि साथ में समझना होता है। अब मान लो बायर ने 4 गुड्स मांगे होते, ये भी लिखवाऊंगा नहीं बाद में लिखवाऊंगा, ध्यान सुनना, 4 गुड्स मांगे और उसने कुछ भी क्वेश्चन में कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इंस्टॉलमेंट में या पार्ट में लूंगा, और सेलर जो है 4 की जगह 2 ही गुड्स लेकर आया, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है अब सेलर की तरफ से पार्ट डिलीवरी हो रही है, ये कॉन्सेप्ट कहता है बायर के पास राइट है कि वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर सकता है। मान लो उसने बोला भाई मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो चारों के चारों गुड्स चाहिए थे आज ही, तो वो चाहे तो अगर उसका मन है 2 को एक्सेप्ट कर ले भाई, लेकिन अगर वो चाहे चारों को कैंसिल करना, तो वो चारों को कैंसिल करके रेपिडेट कर सकता है किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। पहले वाले केस में से केवल 2 ही मंगवाए थे, पहले वाले नहीं नहीं नहीं, पहले ये जो इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ना बायर के डिफॉल्ट पे हो रहा है बेसिकली, इसने तो चारों गुड्स दे दिए, डिलीवर कर दिए कंस्ट्रक्टिव, लेकिन ये भाई साहब 2 ले रहे हैं, अच्छा, ये होता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब यहां पे ये तो यहां पे तो बायर का फॉल्ट है, अगर ऐसा है कि इसने 4 गुड्स मंगाए लेकिन सेलर ने पार्ट डिलीवरी कर दी कितने की, 2 की, तो बायर जो है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपिडेट कर सकता है। ये इसका उल्टा पार्ट जो सेकंड वाला केस बताया ना, इसे बोलते हैं डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस याद रखना अगर बायर के पास गुड्स डिलीवर हो गए हैं और वो पार्ट की फॉर्म में ले रहा है, तो हम मानेंगे पार्ट डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी कैसे हो गई है, होल, क्योंकि सेलर ने तो चारों गुड्स दे दिए ना अपने, और वहां पे गुड्स को कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये चीज हम लिख लेते हैं, जल्दी से लिखना बेटा, एग्जाम्पल के लिए नोट स्पेस छोड़ दो, फोटो ले लेना। अब देखो इसमें लिख लेना, a delivery of part of goods, a delivery of part of goods, comma, in progress of the delivery of the whole, in progress of the delivery of the whole, has the same effect, has the same effect, comma, for the purpose of, for the purpose of passing of property, passing of property in such goods। अगर आपने पार्ट डिलीवरी करी है तो हम उसे सेम इफेक्ट मानेंगे होल डिलीवरी का, क्योंकि ओनरशिप पूरी ट्रांसफर हो चुकी है भाई,
आप 2 लेके जा रहे हो, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आना बेटा, पॉइंट नंबर 3 पे आओ। पॉइंट नंबर 3 है, ऐसे ही बस छोटे पॉइंट है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अब मनप्रीत मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझो, एकदम नकली सा छोटा सा पॉइंट। बेटा तूने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया गुड्स को डिलीवर करने का, तूने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया गुड्स को डिलीवर करने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, आई रिपीट, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो एक बात बता, मैं गुड्स अपनी मर्जी से डिलीवर कर दूंगा या तुझे मुझे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या नोटिस देना पड़ेगा कि सर गुड्स डिलीवर कर दो? अपनी मर्जी से करूंगा या बायर बताएगा गुड्स डिलीवर करने हैं? बेटा बायर को अप्लाई करना पड़ेगा गुड्स डिलीवर करने हैं। ये रूल कहता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 15 तारीख को गुड्स डिलीवर कर दियो, तब तो 15 को डिलीवर करने हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो सेलर गुड्स डिलीवर नहीं करेगा जब तक बायर खुद अप्लाई ना करे। दिस कॉन्सेप्ट इज दिस। छोटे छोटे पॉइंट तो लिखो, इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, लिखो। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी था ना? हाँ बेसिक पॉइंट है यार, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मैं पहले बता रहा हूं ये काफी पॉइंट्स ऐसे ना फालतू के होंगे, इसमें से कहां से केस स्टडी बनेगी मैं बता दूंगा। रॉन्ग क्वांटिटी करके एक पॉइंट आएगा, वहां से केस स्टडी बनती है इसमें से हमेशा। एक दो पॉइंट और है, अदरवाइज बाकी सारे ऐसे ही नॉर्मल पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा, द सेलर ऑफ गुड्स, द सेलर ऑफ गुड्स is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery। मतलब बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। अप्लाई मतलब नोटिस से बताए, अदरवाइज सेलर इज नॉट बाउंड, उसे नहीं करनी। हाँ लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेस है कि भाई इस दिन मिलकर करनी है डिलीवरी, तो भाई उसके अकॉर्डिंग करना फिर। चलो जी आगे बढ़ो, छोटू छोटू पॉइंट। पॉइंट नंबर कौन सा? 3 खत्म। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे, अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 आता है बेटा, पॉइंट नंबर 4 है प्लेस ऑफ डिलीवरी। पॉइंट नंबर 4 है प्लेस ऑफ डिलीवरी। देखो भाई अब इसमें ना चार्ट की फॉर्म में समझा दो कैसे करेंगे, ठीक है? बेटा कह रहा है प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है उसमें क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है, देखो ये सेलर है। अब सेलर जो है मनप्रीत, सेलर हमारा है दिल्ली का, और बायर जो है, बायर हमारा है बेटा मुंबई का। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि भाई सेलर गुड्स को डिलीवर करने मुंबई जाएगा। पहला क्वेश्चन टू है, सेलर गुड्स को डिलीवर करने मुंबई जाएगा या फिर बायर गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए दिल्ली आएगा? बेटा ये तो क्वेश्चन है ना कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी। अब सुनो बेटा, प्लेस ऑफ डिलीवरी के लिए क्या बोलता है। अब ये डिलीवरी लेने कौन जाएगा, किस स्टेट में जाएगा, क्या होगा, देखो पहले मैं नॉर्मल सर्कमस्टांस बताता हूं, ऐसे लिखना जैसे लिखवा रहा हूं। देखो प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है, प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है वो दो हो सकती है। मनप्रीत भाई प्लेस ऑफ डिलीवरी कितनी होगी? दो। पहला हो सकता है कि बायर डिलीवरी लेने के लिए सेलर के पास है, बायर विल टेक पोजेशन, या हो सकता है सेलर गुड्स को डिलीवर करे टू दी बायर, सेलर सेंड्स देम टू बायर। और दोनों में से क्या होगा ये पता है कौन बताएगा? ये बताएगा बेटा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी। क्या कोई दिक्कत?
वही साइलेंट की भी बात करते हैं। पहले बताओ कोई दिक्कत? अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मनप्रीत, मैंने तुझे बोल दिया कि भाई देख मैं सर्विस दे दूंगा, लेकिन सर्विस की डिलीवरी लेने के लिए तुझे घर से अपने यहाँ मालवीय नगर आना पड़ेगा। तो बेटा फिर क्या है, फिर बायर आएगा। अगर मैंने बोला मनप्रीत तू अपने घर पे रही हो, पढ़ाने के लिए मैं तेरे घर पे आऊंगा, तो बेटा क्या है, फिर सेलर सर्विसेज सेंड करेगा। तो वो कह रहा है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, वो बायर भी आ सकता है लेने, सेलर भी भिजवा सकता है बायर को, डिपेंड करेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो बन सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड बन रहा है, उसमें डिलीवरी का हमने इंप्लाइडली ही डिसाइड कर लिया। जैसे मेरी शॉप से नॉर्मली मैं डिलीवरी देता ही नहीं हूं, जितने भी बंदे हैं जितने भी गुड्स लेते हैं वो सब यहीं से डिलीवरी लेते हैं, मतलब मेरी दुकान में आते हैं मैं डिलीवरी देता हूं, मेरी दुकान में आते हैं मैं डिलीवरी। अब इस पे हमें कोई बात करनी है डिलीवरी के लिए? भाई जब मेरी दुकान में होम डिलीवरी होती नहीं है, होम डिलीवरी, तो भाई तू आके खुद ही लेगा ना डिलीवरी गुड्स की, ठीक है। अब जैसे कोई रेस्टोरेंट है, अब वहां पे होम डिलीवरी सर्विसेज नहीं है, आप बना के ले आओ और आप टेक अवे करके ले जाओ खुद ही। तो आप गए वहां पे, आपने बोला सर ऑर्डर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। अब आपने बोला, उसने बोला 30 मिनट लगेंगे। अब तो 30 मिनट अपने घर पे रहेगा या उसकी दुकान के बाहर रहेगा? उसकी दुकान के बाहर, क्योंकि तुझे पता है भाई वो घर थोड़ी आएगा डिलीवर करने। तो ये इंप्लाइड है कि वो जब डिलीवरी करता ही नहीं है तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइड होगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा। बट क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो क्या होगा? लिखो लिखो बेटा, इसी में आगे लिखना। ये तो तब हो गया जब कॉन्ट्रैक्ट में बताया है, बट मेन प्रॉब्लम कब आएगी? तो मेन चीज है, अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी if not specified in contract, place of delivery if not specified by contract, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है ये कॉन्सेप्ट, कहता है अब देखो दो सिचुएशन है। पहले आप ये चेक करिए कि आप जो कर रहे हो वो सेल है या फिर एग्रीमेंट टू सेल है। सुरेश यार इन दोनों में डिफरेंस पता है ना अच्छे से? सेल में ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होना फ्यूचर डेट, है ना? बताया था अच्छे से डिफरेंस। तो पहले देखो सेल है या फिर एग्रीमेंट टू सेल है। ओके सर, अगर सेल का सिचुएशन है और प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं बताई, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, लॉ कहता है, डिलीवरी एट प्लेस, डिलीवरी एट प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं बोली और सेल हो रही है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स जहां पर है वही प्लेस ऑफ डिलीवरी है ना? आप नीचे गए शॉप पे, आपने बोला भैया गुड्स दे दो, अब ये तो सेल हो रही है क्योंकि अब अभी ओनरशिप ले लोगे, तो बेटा फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है? अभी जहां पर गुड्स है वहीं पे डिलीवरी हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट है जब एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि वहां पे तो फ्यूचर डेट होगी, बाद में गुड्स जाएंगे। तो एग्रीमेंट टू सेल में दो सिचुएशन बनती है बेटा। पहला, अगर गुड्स जो है वो इन एग्जिस्टेंस है या फिर नॉट इन एग्जिस्टेंस है। कोई बताएगा मुझे क्या बोलते हैं इन गुड्स को? जो एग्जिस्टेंस में होते हैं उन गुड्स को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। और जो एग्जिस्टेंस में नहीं होते, जो टू बी मैन्युफैक्चर, टू बी प्रोड्यूस, उन्हें बोलते थे फ्यूचर गुड्स। कंटिजेंट नहीं है यहां पे अभी, ये एग्जिस्टिंग हो गए और ये कौन से हो गए? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं बताई और एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हो और गुड्स एग्जिस्टेंस है अभी एग्जिस्टेंस, तो कहता है भैया यहां पे प्लेस ऑफ डिलीवरी देखो, डिलीवरी एट प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं सर फिर डिलीवरी क्या होगी? डिलीवरी होगी एट प्लेस एट विच
दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनते टाइम जिस टाइम पे गुड्स जहां पर है वही प्लेस ऑफ डिलीवरी है। और अगर वो नॉट इन एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या एक्वायर्ड होंगे बाद में, तो इस सिनेरियो में लिखना बेटा, यहां पे डिलीवरी क्या होगी, लिखो डिलीवरी एट प्लेस, डिलीवरी एट प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस। फिर डिलीवरी होगी जहां पे वो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होंगे। तो ये आपका क्या है, आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी का पूरा सेक्शन 35 है। ठीक है, सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप याद करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ठीक है, पहले बताओ यहां तक क्लियर। ठीक है, एक बार रिपीट करो भाई। सबसे पहले पहला पॉइंट मैंने बताया डिलीवरी ऑफ गुड्स के लेके, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ये दोनों कैसे है, कॉन्करेंट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, कॉन्करेंट। सेकंड, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर सेलर ने अपने एंड पे पूरी डिलीवरी कर दी है, चाहे वो एक्चुअल, चाहे वो सिंबॉलिक, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव, लेकिन बायर जो है उनमें से पार्ट डिलीवरी ही ले रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज होल डिलीवरी है, और यहां पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरा पॉइंट, बायर जो है अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो सेलर बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए, पहले बायर को क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर सेलर डिलीवरी करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन नहीं है तो। और लास्ट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, अगर बायर बोला है तो बायर लेने आएगा, सेलर बोला है तो सेलर डिलीवर करेगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड नहीं है तो देखना पड़ेगा सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है। सेल है तो डिलीवरी होगी जहां पे गुड्स है एट द टाइम ऑफ सेल, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो दो गुड्स है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। एग्जिस्टिंग में जहां पर गुड्स है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और नॉन एग्जिस्टिंग में जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रहे वहीं पे ही प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। इसमें वो नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे वही, या फिर जहाँ गुड है उस टाइम पे। नहीं बेटा, जहां पर है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बोला ना, गुड्स जहां पर है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट उसको प्लेस ऑफ डिलीवरी मानना। मान लें गुड्स रखे हुए मेरे घर पे रखे हुए, अब एग्रीमेंट बन रहा है, और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम एग्रीमेंट टू सेल बना ले कि भाई 3 दिन बाद तो गुड्स ले लियो, लेकिन मैंने बताया नहीं कहां से लेना है, तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अभी एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है और गुड्स मेरे पास एग्जिस्टिंग में पड़े हुए हैं। अब जब हम एग्रीमेंट बना रहे थे 3 दिन पहले, कहां पे थे गुड्स उस टाइम पे, मेरे घर पे थे ना, तो मेरे घर से आके लियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। प्लेस ऑफ डिलीवरी के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम ऑफ डिलीवरी। कौन सा है, पॉइंट नंबर 5। ये पूरा नोट कर लिया आपने अच्छे से, हाँ बस पॉइंट नंबर 5 आइए, टाइम ऑफ डिलीवरी का। अब ये भी बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है। टाइम ऑफ डिलीवरी में आप दो सिचुएशन बना लीजिए। टाइम ऑफ डिलीवरी में दो सिचुएशन आप बना लीजिए, 1 2। पहला पॉइंट है बेटा टाइम फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है नो टाइम फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बेटा गुड्स डिलीवर करने हैं, लेकिन टाइम या अगर फिक्स्ड है, अगर फिक्स नहीं है, अरे यार अगर गुड्स का डिलीवरी का टाइम फिक्स्ड है तो एज पर टाइम फिक्स्ड। मनप्रीत फिर कब करना है बेटा, एज पर टाइम, जो टाइम फिक्स था वो टाइम पर डिलीवरी करनी है बेटा। लेकिन अगर गुड्स की डिलीवरी का टाइम फिक्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बोला था भाई, गुड्स जो है 15 तारीख को सुबह 10 बजे डिलीवर कर दियो, तो कॉन्ट्रैक्ट में बताया 15 को 10 बजे आ जा भाई डिलीवरी कर दे। लेकिन अगर कोई टाइम फिक्स ही नहीं है डिलीवरी का, तो उस सिनारियो में सोगा कहता है फिर आपको लेना है रीजनेबल टाइम, तो लिख लो वहां पे विद इन रीजनेबल टाइम। यहां पे तो क्या था, एज पर टाइम फिक्स्ड, और सुरेश यहां पे क्या है बेटा, विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेना एट
रीजनेबल आवर्स। अब मैंने टाइम बताया नहीं, तो आप भाई रीजनेबल टाइम क्या होता है? अगर आपको छोटे मोटे गुड्स डिलीवर करने हैं तो भाई 1 हफ्ता 10 दिन, है ना? अगर आपको गाड़ी डिलीवर करनी है मैन्युफैक्चर करने के बाद तो उसमें टाइम लग सकता है, 2 महीना 3 महीना, वो रीजनेबल टाइम है। और टाइम क्या रखोगे? मैं बेटा रात के 2 बजे आ रहा हूँ तेरे घर पे गेट बजा के कि हाँ भाई ले गुड्स की डिलीवरी ले। रीजनेबल आवर्स भी रखना है आपको, नॉर्मल बिजनेस आवर 9 to 5 10 to 6 ऐसे आवर रखने, ठीक है? तो ये हो गया टाइम ऑफ डिलीवरी। मनप्रीत क्लियर है बेटा? 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 7। बस मैंने पहले बोला था ऊपर ऊपर से ब्रीफिंग देखनी है बेटा, बहुत सिंपल है। पॉइंट नंबर 7 वो है, ये मैंने ना ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, 6 सॉरी, गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। बेटा किसकी बात कर रहा है, कोई आइडिया? डिलीवरी में गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, कौन सी डिलीवरी की बात कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अभी तो बताई थी क्या है ये, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। याद है ना आपको? जरूरी नहीं है, ये पॉइंट ने क्या बोला, पहले वाली बात बता रहा है मनप्रीत, जरूरी नहीं है कि जो सेलर है वो हमेशा गुड्स किसके हाथ में रखकर आए, बायर के हाथ में रखकर आए। देखो जब भी डिलीवरी होगी तो हो सकता है कि सेलर भाई साहब जो है वो हमारे गुड्स सीधा बायर को डिलीवर कर दें, ये गुड्स डिलीवर कर दिए। अगर ये गुड्स डिलीवर ऐसे हो रहे हैं तो इस डिलीवरी को क्या बोलते हैं मनप्रीत? एक्चुअल डिलीवरी। ये कौन सी डिलीवरी है? एक्चुअल। लेकिन जरूरी नहीं डिलीवरी ऐसे ही हो हमेशा, हो सकता है कि सेलर जो है वो गुड्स का पोजीशन किसको रखे, थर्ड पार्टी को। मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी, किसका? थर्ड पार्टी कौन था? वेयर हाउस कीपर था ना। अब आपने क्या करा, आपने वेयर हाउस कीपर को बोला भाई आज से जो गुड्स तू मेरे लिए होल्ड करता है वो मेरे लिए नहीं है, वो बायर को एक्नॉलेज कर दे, अब से तू उसके भी पे होल्ड करता है। तो वेयर हाउस कीपर कॉल करेगा बायर को, बोलेगा भाई वो जो सेलर के गुड्स थे ना वो उसने आपके नाम पे कर दिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आप जब वेयर हाउस में सामान रखवाते हो तो आपको ना एक डॉक्यूमेंट मिलता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो इस वेयर हाउस से सामान ले सकता है। तो अगर सेलर ने ये डॉक्यूमेंट बायर को दे दिया तो फिर से वो थर्ड पार्टी सामान ले सकता है, उसे क्या बोलेंगे? अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया, वो कौन सी डिलीवरी है? वो सिंबॉलिक डिलीवरी है। कैसी डिलीवरी है? सिंबॉलिक। या वेयर हाउस की कीज दे दी, या वेयर हाउस का जो टाइटल है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो दे दिया, वो सिंबॉलिक हो गई। तो 3 टाइप की डिलीवरी होती है। पहला रिपीट कर रहा हूं, जब सेलर सीधा गुड्स को हैंड ओवर कर दे बायर को, दिस इज व्हाट एक्चुअल। दूसरा, सेलर ने वेयर हाउस कीपर को कॉल करा और बोला भाई आज से जो गुड्स तू मेरे लिए होल्ड कर रहा था वो अब बायर के लिए होल्ड करेगा, जाके एक्नॉलेज कर दे। ये कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव। और तीसरी होती है कि सेलर ने जो वेयर हाउस का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो सीधा का सीधा ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिया। अब बायर वो टाइटल का डॉक्यूमेंट लेके वेयर हाउस से गुड्स ले सकता है। वो क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी। चलो, तो इसमें लिखना गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया तो हाँ उसके बाद कोई लॉस होता तो बेटा फिर तो बात ओनरशिप पे आती है ना। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देने से जरूरी नहीं ना ओनरशिप ट्रांसफर हो। देख रिस्क के केस में तुझे ओनरशिप वाले पॉइंट देखने पड़ेंगे। अभी यहां पे जो पॉइंट है वो डिलीवरी के पॉइंट हो रहे हैं। अगर मान ले तूने ओनरशिप का वो दे दिया और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया और सिचुएशन कंडीशन दी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देने पर ही गुड्स आपके हो गए, ओनरशिप आपकी हो गई, फिर लॉस हो गया तो बायर का लॉस है भाई। लॉस का तो तुझे, रिस्क का तो ओनरशिप से देखना पड़ेगा। चलो, तो इस पॉइंट में बस आप इतना लिख दो, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिफाइन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बस यही एक्सप्लेनेशन है इसका। आगे आ जाओ नेक्स्ट। नहीं, इसमें बस गुड्स इन पोजेशन बाय थर्ड पार्टी ना, इसमें सिर्फ डिफाइन करनी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो इसका एक्सप्लेनेशन है। जब आप बुक में देखोगे कंस्ट्रक्टिव को डिफाइन करा हुआ है। नेक्स्ट आओ बेटा पॉइंट नंबर 7। ये बस ना रूल्स बता रहा है डिलीवरी के इंडिविजुअली। अच्छा इसमें कल यही है कुछ लिखना नहीं? हाँ वही लिखना है ना, यही तो लिखना है, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अगर आपने पहले लिखी हुई है उसी को कॉपी कर देना, छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रूल आओ बेटा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। अब बेटा गुड्स की जब डिलीवरी होगी तो उस डिलीवरी का एक्सपेंस भी होगा
सुयश उस डिलीवरी का एक्सपेंस भी होगा, खर्चा होगा डिलीवरी में, है ना, डिलीवरी कॉस्ट। पॉइंट आता है वो कौन बियर करेगा। अब देखो बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है, एक है सेलर, एक है बायर। अब सेलर से बायर को गुड्स जा रहे हैं। अब क्वेश्चन होता है कि जो डिलीवरी होगी गुड्स की, उस पे जो एक्सपेंस होगा वो किसका। सिंपल सा आंसर, एक्सपेंस जो है वो डिवाइड होगा या बियर करेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मनप्रीत, सेलर ने बोला डिलीवरी के एक्सपेंस मैं बियर करूंगा, तो कौन बियर करेगा, सेलर। बायर ने बोला डिलीवरी के एक्सपेंस मैं बियर करूंगा, जैसे जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो वो दिखा देना भाई डिलीवरी कॉस्ट आपको बियर करनी है 30 रुपए, तो फिर वो है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है भाई आधा सेलर आधा बायर, तो वैसे होगा। बट क्वेश्चन क्या, अगर क्वेश्चन क्या है साइलेंट, तो अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉब्लम आती है। तब क्या होगा सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है बेटा, तो जो एक्सपेंस है वो कैसे बियर होंगे। वो कहता है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक, आई रिपीट, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक, डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक जितने भी एक्सपेंस है वो बोर्न बाय सेलर होंगे। एंड आफ्टर दैट ऑल एक्सपेंस वो क्या होंगे, बोर्न बाय बायर। क्या कोई दिक्कत। जैसे एग्जांपल बेटा, मम्मी जो है वो मैंगोज लेने गई। अब मैंगोज जो है आपको पता है ना पेटी वेटी में आते हैं प्रॉपर, तो मम्मी ने मैंगोज मैंगोज बढ़िया करे फाइनल फाइनल और कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बोला भैया आ जाओ डिलीवरी करो। अब देखो मैंगोज जो है उसको पैक करना पड़ेगा, मम्मी को ऐसे हाथ में तो दे नहीं सकते। मैंगो की डिलीवरेबल स्टेट क्या है कि एक पेटी आएगी, उसमें अच्छे से घास बिछेगा, फिर मैंगो लगेगा, फिर सेकंड घास बिछेगा, फिर मैंगो लगेगा, थर्ड घास, फिर मैंगो। तो उस स्टेट में घास का, पेटी का, पैकेजिंग का जो डिलीवरेबल स्टेट का तक का कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, वो सेलर बियर करेगा। और मम्मी को उसने पकड़ा दिया, अब मम्मी वहां से रिक्शा करके अपने घर गई, उसका एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, बायर करेगा। अगर कोई मेंशन नहीं है ना, अगर सेलर खुद बोल दे मैडम आप जाओ मैं घर पे भिजवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तो सेलर कमिट करा ना, फिर तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर कुछ साइलेंट है क्वेश्चन, कुछ मेंशन नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट पे लाने के एक्सपेंस आर बोर्न बाय सेलर, उसके आगे के एक्सपेंसेस बोर्न बाय बायर इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट। क्या कोई दिक्कत, पक्की बात। बस ये आपका पॉइंट नंबर 7 था, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। आगे बढ़े मनप्रीत भाई, कोई दिक्कत तो बताओ। ये एकदम हलवे हलवे पॉइंट है भाई, बिल्कुल सिंपल। अभी तक 7 पॉइंट थे, किसी में भी ज्यादा दम नहीं था। अब आ रहा है 8वां पॉइंट जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, 8वां पॉइंट जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो इंपॉर्टेंट था ना वो बस एक याद कर लो, एक प्लेस ऑफ डिलीवरी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लो, बस। बाकी अभी तक ऐसा कोई हाईलाइटिंग पॉइंट कुछ नहीं था। लेकिन अब ये जो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 8, इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि पेपर में केस स्टडी इसकी आती है बेटा। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी में से सारे पॉइंट में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और 8th रूल लिखना, 8th रूल है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। और इसका सेक्शन जो है वो चलता है बेटा सेक्शन नंबर 37, जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं बताता चलूंगा सेक्शन, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब ध्यान सुनना, एकदम पेन वेन रखो भी, पहले सुन लो। पहले मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो भाई, ये सेलर है, सुयश मेरे भाई ये बायर है, ये सेलर
ये बायर। भाई मैंने, बायर और सेलर ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या बनाया बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें हमने डिसाइड करा कि सेलर जो है मेरे को 100 ब्लैक शर्ट देगा। 100 क्या देगा? ब्लैक शर्ट एट द रेट 1000 ईच। पर शर्ट कितने की पड़ेगी? 1000। मतलब कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस हो गया 1 लाख रुपए। 100 शर्ट देनी है ब्लैक कलर की प्लेन, और एक का प्राइस 1000 रुपए था। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब इन भाई साहब ने जब डिलीवरी करी तो इन भैया ने डिलीवरी कर दी रॉन्ग क्वांटिटी की। बेटा इन्होंने जब डिलीवरी करी है तो बायर ने क्या कर दी? रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर्ड। सुयश ध्यान से देखिए बेटा, क्या कर दी? रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर्ड। अब रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर्ड में इसमें 3 केसेस बनते हैं। कितने केस? बहुत ध्यान से। केस नंबर 1 2 3, 3 केस, 1 2 3। मनप्रीत सबसे पहले आपने जो है डिलीवर कर दी लेस क्वांटिटी। अभी रुक जा सुयश, आराम से ना, एक ही बारी में नोट कर लियो बेटा, मैं पूरा टाइम दूंगा इसके लिए। हाँ कोई नहीं, समझने में ज्यादा ध्यान दे ले। आपने डिलीवर कर दी लेस क्वांटिटी, मतलब मैंने मांगी थी 100 ब्लैक शर्ट, आपने डिलीवर कर दी 80 ब्लैक शर्ट। कितनी ब्लैक शर्ट? तो ये भी रॉन्ग क्वांटिटी में आएगा, है ना मनप्रीत? सेकंड, आपने डिलीवर कर दी एक्सेस क्वांटिटी, मतलब अरे मैंने मांगी थी 100, आपने डिलीवर कर दी 100 से ज्यादा, यानी कि मान लो 120 ब्लैक शर्ट मंगा दी। या फिर थर्ड होता है कि मैंने मंगाई थी 100 ब्लैक शर्ट, आपने दी 100, लेकिन आपने मिक्स कर दिया गुड्स को। क्या कर दिया? मिक्स। मतलब अरे सर मैंने मांगी थी 100, आपने क्या दे दी? आपने 80 ब्लैक और 20 व्हाइट शर्ट दे दी, या 20 ब्लू शर्ट दे दी। इतना कलर था, आपको पता ही नहीं लगा कि ये ब्लैक है ब्लू, आपने मिक्स कर दिया। पहले बताइए क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना बेटा, रॉन्ग क्वांटिटी के 3 केस ये बनेंगे, या तो आपने कम क्वांटिटी, या ज्यादा, या फिर मिक्स दी। अगर आपने कम क्वांटिटी दी है, क्या दी है? कम क्वांटिटी, तो उसमें क्या होगा देखो, इसमें हम बायर के पास 2 ऑप्शन देते हैं। लॉ कहता है पहला ऑप्शन, बायर जो है, बायर कैन रिजेक्ट ऑल 80 शर्ट्स। भाई वो कह रहा है मैं 20 शर्ट कहां लेने जाऊंगा, पता नहीं घूमूंगा भाई, क्वांटिटी में प्राइस भी 20 लूंगा तो प्राइस भी अच्छा नहीं मिलेगा, मुझे तुझसे लेना ही नहीं है, हटा। या तो आप पूरा का पूरा 20 शर्ट का पैक ही रिजेक्ट कर दो, पहला ऑप्शन ये भी है लॉ। दूसरा ऑप्शन देता है कि बायर कैन एक्सेप्ट 80 शर्ट। ऑल्दो आपने कम दे दी, लेकिन आपने बताया कि यार भाई गलती से हो गया ये वो, तो क्या होगा? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे वो प्राइस का पे करेगा? 100 का या 80 का? 80 का पे करेगा भाई। तो यहां पे अगर आप एक्सेप्ट करते हो लेस डिलीवरी, तो पे देम एज पर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। फिर आपको कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस के अकॉर्डिंग बस 80 शर्ट के लिए देने हैं, मतलब 80 शर्ट के आपको 1000 रुपए देने हैं, और अगर आपने 100 के दिए हैं तो आपको 20,000 वापस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनप्रीत क्लियर है बेटा? एकदम बेसिक सी बात एकदम, ठीक है। अब आता है एक्सेस क्वांटिटी। अब अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी मंगा ली, हाँ यार कर सकता है, बिल्कुल बाद में कर सकता है, लेकिन अभी हम ना इस लॉट की बात कर रहे हैं, जो 80 शर्ट का लॉट आएगा, इसका आप क्या कर सकते हो? आइदर लेस क्वांटिटी में आप सारा रिजेक्ट कर सकते हो, या जो आया है उसे पूरा एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल पेमेंट कर सकते हो। अगर सेकंड केस है, आपने एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर कर दी, मंगाई थी 100, आई कितनी? 180, पहला ऑप्शन। आइडियली आपको क्या करना चाहिए? 120 आ गई ना, क्या करो? 100 ले लो, पेमेंट कर दो, और 20 क्या कर दो? रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन, आपके पास 120 आ गई, आप पूरा 120 ही एक्सेप्ट कर लो, 120 का प्राइस, अबे 100 का प्राइस, 120 का प्राइस देना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन, आप पूरा 120 क्या कर सकते हो? रिजेक्ट। पूरा 120 क्या हो सकता है? रिजेक्ट। आप बोलो भाई, क्या? पूरा रिजेक्ट हो सकता है, हाँ। मान ले भाई मैंने चावल मंगा लिए, अब मैंने मंगाए थे कितना? 100 किलो, तूने कितना दे दिए? 120 आ गए। अब तूने बोला सर वो ना 120 आ गए थे, आप 100 रख के वापस कर दो,
अबे भाई अब मेरे घर पे वेट मशीन ही नहीं है, अब मैं किससे नापू भाई 20 किलो कितना है? मैंने बोला भाई मेरे को पंगे नहीं बढ़ना, एक काम कर, मुझे को चाहिए नहीं, हटा इसे। तो अगर एक्सेस क्वांटिटी आई है तो हम बायर को 3 ऑप्शन देंगे। लो, पहला पूरा एक्सेप्ट कर ले, पूरा रिजेक्ट कर ले, या जितना क्वांटिटी डिलीवर्ड ऑर्डर था उतना एक्सेप्ट करके एक्सेस वाला रिजेक्ट कर दे। तो यहां पे 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो यहां पे पहला ऑप्शन है, बायर जो है एक्सेप्ट कर सकता है होल ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, ठीक है, और आपको पता है बेटा फिर उसे पे कितना करना पड़ेगा, 120 का 1000 रुपए, पहला ऑप्शन। दूसरा, बायर जो है रिजेक्ट कर सकता है होल ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, सारे के सारे भी रिजेक्ट कर सकता है बेटा, ये भी राइट है। या फिर थर्ड ऑप्शन, बायर रिजेक्ट द एक्सेस क्वांटिटी। इसका मतलब यहां पे पेमेंट कितनी होगी, 100 की 1000, और बाकी क्या होगा, रिजेक्ट। ठीक है, तो या तो सारा एक्सेप्ट कर ले पूरा पेमेंट, या पूरा रिजेक्ट कर दे, या जो एक्सेस क्वांटिटी है उसको रिजेक्ट कर दे, बाकी को क्या कर ले, एक्सेप्ट। तीसरा सेकंड सिचुएशन समझ आई बेटा। अब लास्ट है, बायर ने थर्ड केस रॉन्ग क्वांटिटी नहीं दी, क्वांटिटी सही दी, लेकिन उसने क्या कर दिया, गुड्स को मिक्स कर दिया, 20 ब्लू दे दी। तो इस सिचुएशन में अगेन वही चीज बोल रहा है, यहां पर भी पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला ऑप्शन वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑल गुड्स, ऑल गुड्स यानी 100 की 100 और 1000 का प्राइस लेके, या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है मनप्रीत ऑल गुड्स, यानी फिर वो कुछ भी ना दे, नील दे दे। और तीसरी पॉसिबिलिटी, वो एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा शर्ट मांगा था, ब्लैक ना, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, यानी 80 एक्सेप्ट कर लेगा, यानी 80 का प्राइस देगा 1000 रुपए पे। पहले बताइए बेटा, क्या रॉन्ग क्वांटिटी का सिचुएशन समझ आया? इससे केस स्टडी बहुत ज्यादा बनती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी बनती है, लेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी और मिक्स गुड्स। तीनों में क्या क्या करना है आपको बता दिया, ये 3 पॉइंट बनेंगे आपके। ठीक है, फटाफट जब इसका चार्ट बना लो अच्छे से, जल्दी से, जल्दी करना। हाँ हाँ बना लो, बना लो, अभी बना लो, कोई नहीं, जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ये फोटो ले रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट आइए बेटा, पॉइंट नंबर 9, बस थोड़ा सा ही बचा है, होने वाला है खत्म, बस हो गया, 3-4 पॉइंट और है। नेक्स्ट आइए बेटा, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। 9 ही है ना भाई, मनप्रीत भाई पॉइंट नंबर 9 लिखो, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। अब यहां पे सेलर भैया जो है हमारे, वो डिलीवरी कर रहे हैं, और वो भी डिलीवरी कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं डिलीवरी। तो 9 पॉइंट मैंने डाला, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। अब भाई सीधी सी बात सुन लो, बहुत ही सिंपल सा रूल है, या तो पहले लिख लो फिर हम आपको बता देते हैं क्या बोलता है। लिखो बेटा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अग्री करा है सुरेश, तो वो अलग बात है, उसे छोड़ दो। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, द बायर इज नॉट बाउंड, अंडरलाइन कर लेना, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी, टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, फुल स्टॉप। ठीक है मनप्रीत,
बेटा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, अग्री नहीं है, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान ले मैंने बेटा 100 शर्ट मंगाई थी, अब तू आया मेरे पास, तूने कहा भाई 100 शर्ट बनाना था, अभी तक बनी नहीं है, ये ले 20 शर्ट ले ले अभी। तो अगर हमारी इंस्टॉलमेंट की कोई बात नहीं हुई, तो मैं ये 20 की डिलीवरी लेने के लिए बाउंड नहीं हूं, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मैं कहूंगा मैं नहीं ले रहा भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो अगर हाँ, अगर मैंने बोला था कि भाई 100 यूनिट है, एक साथ तो तू बना नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके दे दियो, तो फिर आप एक्सेप्ट करोगे, फिर तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अनलेस अदरवाइज अग्रीड, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। इसी के आगे नेक्स्ट लाइन में लिखना, द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, द राइट्स एंड लाइबिलिटीज in cases of delivery by installment, delivery by installments and payments therein, payments thereon may be determined, may be determined by the parties of contract। तो बेटा इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ मेंशन नहीं है, तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। जनरल रूल तो ये कहता है, ये वाला। हाँ, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो फिर उस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है मनप्रीत, सिंपल पॉइंट है बेटा ये भी। आगे आ जा बेटा, नेक्स्ट आओ बेटा, सेक्शन नंबर 40 लगेगा, पॉइंट नंबर 10 डालो बेटा। डिलीवरी के रूल्स चल रहे हैं, 10th पॉइंट, डिट्रॉइटेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। ठीक है, इसका मतलब गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट। इसे भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये मैंने थर्ड पॉइंट करवाया इंपॉर्टेंट नोट। एक तो रॉन्ग क्वांटिटी वाला बहुत आता है केस स्टडी में, उससे पहले एक और पॉइंट करवाया था प्लेस वाला, और अब ये थर्ड है कि आपका जो ट्रांजिट है उसमें गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सेक्शन नंबर 40। अब देखो क्या बोल रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए किसमें, ट्रांजिट में। ठीक है, अब वैसे तो आपको पता है जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, ओनरशिप जिसकी है ना। लेकिन यहां पे देखो रूल क्या बोलता है, कहते देखो अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन हुआ है गुड्स का, अगर कुछ भी डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हुआ है और वो भी ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ है, तो सेलर agrees to deliver at own risk। इवन लिख लेना आगे, सॉरी, इवन सेलर agrees to deliver at own risk। बेटा ये पॉइंट समझना ध्यान से, ट्रांजिट में सुयस गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय। गुड्स को भेजने से पहले सेलर ने भले ही अग्री करा था कि ट्रांजिट का जो भी डिलीवरी का रिस्क है वो कौन बियर करेगा, मैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर सेलर ने बोला भी है फिर भी फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों, बेटा देखो दो केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अगर जो जो भी लॉस है, डिस्ट्रक्शन है, वो है नेसेसरली
incidental to transit. अगर डिस्ट्रक्शन नेसेसरी इंसिडेंटल टू ट्रांजिट है, सुयश इसका मतलब बेटा ब्रैकेट में लिख ले, अगर आपका ट्रांजिट का लॉस एक नॉर्मल लॉस है। कैसा लॉस है बेटा? नॉर्मल लॉस है। सेलर कुछ भी बोले, सेलर ने अग्री भी करा हो कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं रिस्क बियर करूंगा, जो नॉर्मल लॉस है सेल के केस में बेटा हमेशा याद रखना, वहां पे बायर विल बियर लॉस। सेल के केस में बायर को वो लॉस बियर करना पड़ेगा अगर वो नॉर्मल लॉस है। कैसा लॉस है? नॉर्मल। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, याद रखना। दूसरा है deterioration not necessarily incidental to transit। यानी कि बेटा ये एक एबनॉर्मल लॉस है। कैसा लॉस है? फिर तो बेटा लॉस को बियर करने के लिए किसने अग्री करा था? ऊपर पढ़ो, लॉस को बियर करने के लिए सेलर ने अग्री करा था ना। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उस सिचुएशन में ट्रांजिट में जो लॉस होगा वो सेलर बियर करेगा। ये एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है, तो यहां लिख लो सेलर विल बियर लॉस। मनप्रीत बेटा कोई दिक्कत तो बता दे। नहीं बेटा बताएगा, पूरा क्लियर हिंट देगा। जैसे मैं पेपर का क्वेश्चन बताता हूं आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेलर जो है उसने सेल करी, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। कैसे? इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई है, ओनर बन गया बायर। अब गुड्स ट्रांजिट में जा रहे हैं, लेकिन सेलर ने बोल दिया कि जो भी डिलीवरी में जो भी लॉस होगा वो सारा रिस्क मैं बियर करूंगा, ये बोल के गुड्स भेज दिए। अब गुड्स ट्रांजिट में है और ट्रांजिट में जाते थे उसे एक नॉर्मल लॉस हुआ। भले ही कुछ भी बोला हो, नॉर्मल लॉस हमेशा कौन बियर करेगा? बायर। भले ही कुछ भी बोला हो, नॉर्मल लॉस हमेशा कौन बियर करेगा? बायर। लेकिन अगर ट्रांजिट में कोई भी अबनॉर्मल लॉस हुआ और सेलर ने बोला था मैं बियर करूंगा, तो फिर वो कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। जैसे आपके पेपर का क्वेश्चन देखो, आपके पेपर में क्वेश्चन आया बेटा, ऐसे बोलता है कि ना, यही पेपर का क्वेश्चन है, पी है, पी ने क्यू को आयरन रॉड बेचा, 100 आयरन रॉड्स, और ये जो आ रहा है बेटा ये ना वेसल के थ्रू आ रहा है। वेसल समझता है सुयश? वेसल शिप होती है बेटा, ठीक है। अब आपको पता है ना शिप धीरे धीरे चलती है, पानी में इतना वेट होता है। तो पी ने क्यू को आयरन रॉड्स भेजे, 100 आयरन रॉड्स, और उसने बताया भाई वेसल के थ्रू मैं भेज रहा हूं, तो वेसल के थ्रू आने में से 3 महीने लगेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये जा रहा है, लेकिन बिफोर इट रीच टू द बायर, बेटा यहां पे आपको पता है ना आयरन रॉड में क्या लग गया? रस्ट लग गया। और रस्ट भी कैसा रस्ट लगा है? मिनिमल, वर्ड लिखा है पेपर में, एंड वॉज नॉट अफेक्टिंग दी मर्केंटेबल क्वालिटी। मतलब उसकी मर्केंटेबल क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करा, क्योंकि रस्ट क्या था? बहुत ज्यादा मिनिमल। भाई वेसल के थ्रू आप भेज रहे हो रॉड्स, तो बेटा आयरन का तो नेचर है ना, उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रस्ट तो लगेगा टाइम के साथ। तो जब उसने गुड्स भेजे तो गुड्स आ रहे थे वेसल में, और डिलीवर होते टाइम उसमें थोड़ा सा रस्ट लग गया, लेकिन मर्केंटेबल क्वालिटी इफेक्ट तो ऐसा रस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था पूरा रस्टिंग ही होगा, भाई पूरा सूख गया एकदम, ऐसा नहीं था। तो आपको बोला कि यहां पे ये जो रस्टिंग का लॉस है ये किसको बियर करना पड़ेगा? क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? क्यू को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एक नॉर्मल लॉस है। तो क्या इस लॉस के लिए वो कंपनसेशन मांग सकता है क्यू से? आंसर इज नहीं। अब आगे उसके लिख सकते थे, हां अगर ये जो रॉड का रस्ट है ये बहुत ड्रास्टिक होता और इतना ड्रास्टिक होता कि आयरन ही खराब हो गया, अब ये एक अबनॉर्मल लॉस बन चुका है, और दिस अबनॉर्मल लॉस विल बी बोर्न बाय सेलर हिमसेल्फ। समझ आया? तो यहां पे आता है ना ट्रांजिट में जो भी होगा वो डिपेंड करता है लॉस कैसे। हाँ वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। अब देख लाइन से तुझे पता नहीं लगा ये क्या है, ये नॉर्मल है अब नॉर्मल है, बोल रहे ना रेस्ट मिनिमल है, मर्केंटेबल क्वालिटी इफेक्ट नहीं हो रही, तो मतलब ये नॉर्मल है भाई, इतना तो होगा ही। 2-3 पॉइंट और बचे, 1 या 2, 10 है ना शायद, 2-3 और होंगे। चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जल्दी, 2 बचे हैं शायद।
कितने हो गए? 10 हो गए ना। आ जाओ 11th पे। 11th पॉइंट ये भी सुपर सिंपल है बेटा, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बेटा इसको कहां से लिंक करोगे? याद है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर? बेटा बायर रिस्पॉन्सिबल है ना क्वालिटी सूटेबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहां पे उसी चक्कर में हमने बायर को राइट दिया है। बायर के पास राइट है कि अगर उसने गुड्स को एग्जामिन नहीं करा तो वो सेलर से गुड्स का एग्जामिनेशन मांग सकता है। और अगर कोई भी पेटेंट डिफेक्ट उसे दिखा कि भाई ये तो डिफेक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है। पेटेंट डिफेक्ट ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन 41 क्या बोलते हैं, लिखेंगे फटाफट से। लिखो, जल्दी लिखना। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड to the buyer who has not previously examined them, not previously examined them, comma, point number 2, he is entitled to a reasonable opportunity of examining them for suitability and quality check. Point number 3, unless otherwise agreed, comma, the seller is bound, बाउंड ऑन रिक्वेस्ट, खुद से नहीं दिखाएगा, लेकिन हां अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी तो वो बाउंड है टू अफोर्ड द बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 11। सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा? टू अफोर्ड द बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जाम। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, पॉइंट नंबर 12, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब ये पॉइंट थोड़ा समझ नहीं आता, बट ये बहुत ही इजी सी बात बोल रहा है। मनप्रीत मुझे एक बात बता बेटा, तूने ना अमेजोन से एक गुड ऑर्डर करवाया, ठीक है, अब तूने ऑर्डर करवाया गुड, और आपने जब वो गुड ऑर्डर करवाया तो आपने एक ब्लैक शर्ट ऑर्डर करवाई अमेजोन से। वो 2 दिन बाद आपके पास आई, आपने उसे खोला और आपने देखा जो ब्लैक शर्ट है वो व्हाइट शर्ट आ गई। ब्लैक की जगह कौन सी शर्ट आ गई? व्हाइट। मतलब आपको गुड डिलीवर हुआ और वो गुड्स कैसा था? रिजेक्टेड माल था, मतलब आपको वो नहीं चाहिए था, कुछ गलत आ गया। तो आप जो है उसको रिटर्न करोगे, लेकिन रिटर्न करने के लिए क्या ये अमेजोन के ऑफिस में जाकर उसे डिलीवर करेगा या सिर्फ सेलर को इंटिमिडेट करेगा? इंटीमेशन देगा सेलर को कि भाई आपने जो गुड्स भेजा है वो गलत आया है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है और मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूं।
इंटीमेशन दे दिया। अब डिलीवरी को वापस से लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की। भाई खुद से आके गुड्स लेके जाएगा। तो ये तो बोल रहा है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। इसका मतलब एक बार अगर उसने गुड को रिजेक्ट कर दिया तो वो अपने पास रखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बायर सेलर को देके आने का। ये सेलर का काम है कि वो आए और गुड्स को लेके जाए। हाँ, बस बायर को क्या देना पड़ेगा? इंटीमिडेट करना पड़ेगा कि भाई वो नोटिस दिया कि इन्फॉर्म कर दिया कि गुड्स जो है वो रिजेक्ट कर रहा हूं मैं, कलर सही नहीं आया। तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, लिख लो। अनलेस अदरवाइज, ये सारे पॉइंट ना यार बस देखो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके चलते सब कुछ करवाना पड़ता है। अदरवाइज एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा कम है, कुछ कुछ पॉइंट इसमें से। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिजेक्ट्स और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू डिफेक्ट और एनी अदर रीजन, कॉमा, फिर आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, अगर ऐसा है तो बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। भाई अब ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रिटर्न करने जाएगा, बट इट इज सफिशिएंट if he intimate to the seller that he refuses to accept them। एक लास्ट पॉइंट नंबर 13 और है बेटा, वो भी सुन लीजिए जाते जाते। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी आता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है किसी और चैप्टर में, आई होप आपको याद हो। लेकिन पॉइंट नंबर 13 डालो, बायर लाइबिलिटी फॉर नेग्लेक्टिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 44। इंपॉर्टेंट कर लेना। एकदम इनिशियल में पढ़ाया था। नहीं नहीं, अभी तुझे याद आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है बेटा? बायर ने, लिखना बता, बायर ने बोला था भाई 15 जनवरी को आ जाइयो सुबह 10 बजे, भाई ऑफिस पे आ जाइयो। ये किसको बोला था उसने? सेलर को या डिलीवरी वाले बंदे को। सेलर ने अपना बंदा भेज दिया 15 जनवरी को सुबह 10 बजे ऑफिस के बाहर। लेकिन अब बायर डिलीवरी लेने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। उसने बोला भाई मैं तो बाहर गया हुआ हूं, 2 दिन बाद आइयो। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, ये एक तरह का, आप याद करो, क्या ये एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? याद है आपको? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, मतलब उसने तो अपनी डिलीवरी करी थी ड्यू स्पेसिफाइड टाइम पे स्पेसिफाइड प्लेस में, लेकिन बायर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है ना, वो भी है नहीं। तो दिस इज अटेम्प्टेड। एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में याद करो दो टाइप की होती है, रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू मनी। रिलेटेड टू गुड्स में आपको पता है सेलर अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपिटेट करके बोले मैं फ्री हूं, मनी में नहीं कर सकता, गुड्स में तो कर सकता है। यही वाला पॉइंट है। तो यहां पे बात आपको समझ आ गई है कि बायर, सेलर ने सारी अकॉर्डिंगली डिलीवर करा, लेकिन अब बायर एक्सेप्ट करने से मना करा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वही पॉइंट आएगा लेकिन थोड़ा और अच्छे से लिखवाऊंगा। देखो क्या बोल रहा है, चार्ट में लिखना, सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर गुड्स। सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर गुड्स। पॉइंट नंबर 2 यहां पे, सेलर रिक्वेस्ट बायर टू टेक डिलीवरी।
सेलर ने रिक्वेस्ट करा बायर को टू टेक डिलीवरी। पॉइंट नंबर 3, बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम पे आप बायर जो है वो डिलीवरी नहीं ले पा रहा, उसने बोला भाई मैं तो 4 दिन बाद आऊंगा। अब यहां पे पॉइंट कहता है सेलर इज एंटाइटल्ड फॉर, सेलर इज एंटाइटल्ड फॉर नंबर 1, एनी लॉस बाय बायर नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। अगर इससे सेलर को कोई भी लॉस हो रहा है तो वो लॉस क्लेम करेगा, बायर को बोलेगा भाई ये लॉस तेरा। दूसरा, रीजनेबल चार्जेस फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स। यार मनप्रीत, अब 4 दिन बाद तू आएगा, पहले तो मैंने तेरे यहां डिलीवरी कराई, डिलीवरी का मुझे लॉस हो गया, अब दोबारा करानी पड़ेगी, उसके चार्ज तू देगा। अबे 4 दिन के लिए मैं अब तेरे को दोबारा वेयर हाउस में स्टोर करूंगा, उसका रेंट, उसकी टेक केयर, उसका भी लॉस होगा ना, तो वो भी आप दोगे बायर। और लास्ट, अगर सेलर चाहे तो लिख लो बेटा, सेलर में ऑल्सो रेपिडिएट कॉन्ट्रैक्ट, सेलर में ऑल्सो रेपिडिएट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो चाहे तो। ठीक है, जो भी होगा तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना भाई? बायर जो है वो डिलीवरी नहीं ले पा रहा, तो भाई कोई भी लॉस, कोई भी रीजनेबल चार्जेस फॉर केयर एंड कस्टडी और रेपिडेट, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, लगा दो। कोई डाउट बेटा? जल्दी बताइए, डिलीवरी के रूल्स आपको समझ आए? रूल्स ऑफ डिलीवरी, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिलीवरी क्या होती है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर टू सेलर, सेलर टू बायर सॉरी। सेकंड, डिलीवरी 3 टाइप की होती थी, ये भी पहले बताया था। एक्चुअल, जहां पे फिजिकली हैंड ओवर होते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर। सिंबॉलिक, जहां पे कोई एक्शन लेते हैं, सिंबल लेते हैं। और कंस्ट्रक्टिव, जहां पे थर्ड पार्टी होल्ड करती है गुड्स को और वो एक्नॉलेज करती है बायर को दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ। फिर डिलीवरी के रूल्स बताए कि दोनों डिलीवरी और पेमेंट कॉन्करेंट कंडीशन है। पार्ट डिलीवरी को हम कंसीडर करेंगे फुड डिलीवरी। तीसरा, बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा खुद से, सेलर खुद नहीं करेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी मैंने बताया भैया क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है, अगर नहीं डिसाइड तो केस के अकॉर्डिंगली आपको प्लेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। टाइम ऑफ डिलीवरी अगेन कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है तो वो, अदरवाइज रीजनेबल टाइम और रीजनेबल आवर में करना है। ठीक है, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी बतानी है। एक्सपेंसेस तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट ने बोला है वो, अदरवाइज डिलीवरेबल स्टेट तक के सेलर, उसके बाद के बायर। नेक्स्ट, रॉन्ग क्वांटिटी में आप देख लेना, लेस क्वांटिटी है, एक्सेस क्वांटिटी है, मिक्स क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले लेना। लास्ट, उसके बाद मैंने बताया इंस्टॉलमेंट में, तो भैया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं है तो बायर कभी भी डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, वो पूरा रिजेक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट मैंने बताया क्या बेटा, अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है ट्रांजिट में, तो सेलर भले ही अग्री करके बैठा है मैं लॉस बियर करूंगा, लेकिन नॉर्मल लॉस तो फिर भी किसको बियर करना पड़ेगा, बायर को ही बियर करना पड़ेगा। हाँ, एबनॉर्मल के लिए सेलर बोला था तो वो करेगा बियर। इसके अलावा बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है, आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, तो उसके पास पूरा राइट है, जैसे वो रिक्वेस्ट करेगा सेलर को बाउंड है कि उसे एग्जामिन करवाने पड़ेंगे गुड्स। उसके बाद बायर जो है वो अगर गुड्स को रिजेक्ट करता है तो उसे रिटर्न नहीं करने, उसे बस इंटीमेशन देना है सेलर को, वो खुद से आके घर से लेकर जाएगा। और लास्ट, अगर बायर ड्यू डेट पे रीजनेबल टाइम पे डिलीवरी नहीं ले पाता तो सेलर को कोई भी लॉस होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस सकते हैं, या सेलर कॉन्ट्रैक्ट रेपिडेट भी कर सकता है। पेमेंट पहले नहीं, जैसे हाँ डिलीवरी पेमेंट मना कर रहा है, हाँ, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर दो बेटा, तू पेमेंट मत दे, मैं डिलीवरी भी नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अगर आपने डिलीवरी दे दी है, मतलब डिलीवरी करी लेकिन उसने मना कर दिया लेने से, हाँ जो उसकी डिलीवरी का जो भी लॉस हुआ हाँ, वही ना, लॉस को बियर करेगा, लॉस के लिए डालेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा केयर है उसके लिए पैसा डालेगा, और कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट भी कर सकता है, सारे ऑप्शन दिए ना। अगर मान ले तू कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर दे और तेरे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई तो कॉस्ट लेके एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे। अगर तूने कहा नहीं चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट रेपिडेट नहीं करा, मैं 4 दिन बाद कर दूंगा, तो पेमेंट ऑफ प्राइस भी मांगेगा, 4 दिन का वेयर हाउस का रेंट भी मांगेगा, दूसरी डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस है वो भी मांगेगा, सब मांगेगा, फिर वो देखना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में बता दिया था इसकी। सेक्शन नंबर 26 इसने बोला कॉन्सेप्ट होता है रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट है भाई। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आप खुद ही लिख लेना, वैसे कुछ है नहीं इसमें। रूल है सेक्शन 26 का, रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद प्रॉपर्टी। मतलब बेटा रिस्क किसके साथ जाएगा? रिस्क जाएगा प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप के साथ। रुक जा बेटा, अभी लिखवाऊंगा, पूरा लिखवा देना। हाँ मतलब नहीं क्लास नहीं चलती, छोटा सा टॉपिक ने पूछ लिया, बता दिया, मैं बता रहा हूं, वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसमें कुछ बताना नहीं है। कॉन्सेप्ट है 26 कहता है रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद प्रॉपर्टी, मतलब रिस्क फॉलो करेगा किसको? ओनरशिप को। तो टेक्निकली अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो बेटा ये है सेलर, ये है बायर, ये सेलर है, ये बायर है, और सेलर से बायर को सेल हो रही है। क्या हो रही है? तो रूल बड़ा सिंपल है, रूल बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बिफोर सेल और आफ्टर सेल। अरे भैया बिफोर सेल जब मैं बात करूंगा तो बेटा बिफोर सेल ओनरशिप अभी किसके पास है? सेलर के पास। ओनरशिप ट्रांसफर थोड़ी हुई है। हाँ माना सेल में इमीडिएटली होती है, लेकिन अभी तो सेल ही नहीं हो ना। तो सेल होने से पहले, सेल होने से पहले सुयश सारा का सारा जो मैटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी। तो क्योंकि इसकी ओनरशिप है तो सेलर का ही रिस्क होगा। और सेल होने के बाद क्योंकि ओनरशिप क्या हो गई है सेल पे? ट्रांसफर हो गई है, तो आफ्टर सेल ओनरशिप किसकी है बेटा? सेलर की, ओ बायर की, तो रिस्क भी किसका होगा बेटा? बायर का। तो जनरल रूल, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, रिस्क पासेस विद सेल से पहले सेलर की ओनरशिप, तो सारा रिस्क उसका होगा, कोई भी डैमेज कोई भी लॉस होगा सेलर रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद वाला वो, और ट्रांजिट का तो मैंने लास्ट पॉइंट बता दिया था वहां पे, अगर गुड्स ट्रांजिट में होता है तो नॉर्मल लॉस कौन बियर करेगा? बायर। और अगर अबनॉर्मल लॉस है तो ना, सेलर तब बेयर करेगा जब उसने बोला था रिस्क बेयर करने के लिए। फिर जब उसने ना ही बोला है और अगर मान लो सेल हो गई, सेलर ने कुछ नहीं बोला, सेल हो गई है, सेलर ने कुछ नहीं बोला, गुड्स भेज दिए, तो भाई फिर तो अबनॉर्मल लॉस भी बायर का होगा ना। वहां पे कंडीशन तुम ढंग से नहीं पढ़ते, वहां पे मैंने क्लियरली लिखवाया था कि सेलर ने बोला है कि वो अपने रिस्क पे डिलीवरी कर रहा है, तब अबनॉर्मल लॉस सेलर के होंगे। अदरवाइज रिस्क हमेशा किसका होगा? जो ओनर है। अगर सेल हो गई तो ओनर तो बायर बन चुका है ना, ये चीज है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा ओनरशिप किसकी है। हाँ अगर उसने स्पेशली बोल दिया तब उसके होंगे लॉस। लेकिन एक रूल याद रखो, अगर ये तो हो गया जनरल रूल, ये क्या हो गया सुयश? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है बेटा सेक्शन 26 का। अब देखो एक्सेप्शन, ये भी छोटा सा पॉइंट है। एक्सेप्शन सेक्शन 26 ये कहता है कि इन केस ऑफ डिलेड डिलीवरी, अगर बेटा डिलीवरी में क्या आ गया? डिलेड, तो रिस्क जो है वो ओनरशिप पे नहीं चलेगा, फिर पता है किस पे चलेगा? फिर चलेगा पार्टी इन डिफॉल्ट पे। ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। नॉर्मली सेल से पहले सेलर, सेल के बाद बायर। अब देखो मान लो सेल हो गई, सेलर गुड्स को लेके जा रहा है, सेल हो चुकी है, ओनरशिप बायर को मिल गई है, गुड्स को लेके जा रहा है सेलर, बायर कह रहा है भाई मैं डिलीवरी नहीं ले पाऊंगा, अब अभी मैं डिलीवरी नहीं ले पाऊंगा। तो भाई डिलेड डिलीवरी में किसने डिफॉल्ट करा? बायर ने डिफॉल्ट करा ना, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? बायर। मान लो सेल हो गई और डिलीवरी होने जा रही थी, लेकिन सेलर ने बोला मैं अब डिलीवरी नहीं कर सकता, तो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल तो बायर होता क्योंकि उसकी ओनरशिप है, लेकिन डिलेड डिलीवरी किसने करी इस केस में? सेलर ने, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नॉर्मली रिस्क ओनरशिप पे चलता है, लेकिन डिलीवरी अगर डिलेड है तो जिसके डिफॉल्ट पे डिलेड है वो रिस्क बियर करेगा। क्या रूल समझ आया? बस ये आपका सेक्शन 26 में बोला था, यही पढ़ा था, लिख लो, ठीक है। आप इसको नोट कर लो एक बारी, या फोटो लेनी है फोटो ले लो, सेक्शन 26 उसी के नीचे नोट कर लेना। इसी के साथ हमारी सोगा की सबसे बड़ी यूनिट नंबर 3 होती है खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, जो कि मेरे हिसाब से शायद संडे यानी कल ही होगी रात को ऑनलाइन। और कल वाली क्लास में, संडे ऑनलाइन वाली क्लास में मैं स्टार्ट कराऊंगा बेटा थर्ड यूनिट, जिसमें से क्वेश्चन पक्का आता है अनपेड सेलर, ठीक है। तो कल वाली क्लास में अनपेड सेलर करते हैं, फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट सोगा खत्म, फिर धैड़ पैड पार्टनरशिप, ठीक है। मिड फेब तक सोचा है मैंने, मिड फेब तक हो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं भाई, हो जाएगा मिड फेब, 15 फेब तक हो जाएगा खत्म। फिर आपके पास फेब है,
आधा, मार्च है, अप्रैल है, मई आधा है, 3 महीने ऑलमोस्ट आपके पास पड़े। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैं करवा दूंगा तेरे को, हाँ करवा दूंगा, चल कोई नहीं, कोई नहीं।